नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट किया पेश। हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में 631 करोड़ रुपए की कटौती। 15वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को लगा झटका। केंद्र बजट हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों और बागवानों को दी राहत। हिमाचल में 20 और ई माइनिंग होगी विकसित। तैयार फसलों को देश में ऑनलाइन बेचने की मिलेगी सुविधा। बजट के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा, केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ किया अन्याय। बजट उन राज्यों को देखकर बनाया गया है जहां इस साल चुनाव होने हैं। हिमाचल में 3 दिन होगा जबरदस्त बारिश और बर्फबारी। 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। मैदानी जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम रहेगा साफ। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। कोरोना काल के बीच कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में 631 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 10,800 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि चालू वित्तीय साल में 11,431 करोड़ रुपए मिले थे। हिमाचल सरकार अपने वार्षिक बजट में इसी राशि से घाटे की पूर्ति करती है। 15वें वित्त आयोग से एक तरफ से हिमाचल प्रदेश को ये झटका लगा है। आपको बता दें कि कोरोना काल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने के चलते हिमाचल प्रदेश ज्यादा राजस्व घाटा अनुदान की उम्मीद लगाए बैठा था। चालू वित्तीय साल के लिए पिछले साल 15वें वित्त आयोग ने केरल के बाद हिमाचल को बड़ी राहत दी थी। 11,431 करोड़ रुपए की ये ग्रांट आपूर्ति इस वर्ष 2019 और 20 की तुलना में 45% बढ़ाया गया था और 14वें वित्त आयोग की ओर से पिछले कई वित्तीय वर्षों में मिले राजस्व घाटा अनुदान की बनिस्बत से ग्रांट ज्यादा है। और कोरोना काल के बीच कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में 631 करोड़ रुपए की कटौती की गई। प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 10,800 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि चालू वित्तीय साल में 11,431 करोड़ रुपए मिलेंगे। और हिमाचल सरकार अपने वार्षिक बजट में इसी राशि से घाटे की पूर्ति करती है। बता दें कि 15वें वित्त आयोग से एक तरफ से हिमाचल प्रदेश को ये झटका लगा है और कोरोना काल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने के चलते हिमाचल प्रदेश ज्यादा राजस्व घाटा अनुदान की उम्मीद लगाए बैठा था। चालू वित्तीय साल के लिए पिछले साल 15वें वित्त आयोग में केरल के बाद हिमाचल को बड़ी राहत दी गई थी। 11,431 करोड़ रुपए की ये ग्रांट आपूर्ति थी। इसे वर्ष 2019-20 की तुलना में 45% बढ़ाया गया था और 14वें वित्त आयोग की ओर से पिछले कई वित्तीय वर्षों में मिले राजस्व घाटा अनुदान की बनिस्बत से ग्रांट ज्यादा था। और आपको बता दें कि कल बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, जिससे कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल राजस्व घाटा अनुदान में 631 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, जिससे कि प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 10,800 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि चालू वित्तीय साल में 11,431 करोड़ रुपए मिले थे। और केंद्र बजट हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों और बागवानों के लिए राहत दी है। अब सूबे में 20 और ई मंडियां विकसित हो पाएंगी। इससे ई ट्रेडिंग का बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। तैयार फसलों को देश में ऑनलाइन बेचने की सुविधा होगी। प्रदेश में कुल 63 मंडियां हैं। वर्तमान में कुल 19 ई मंडियों का किसान लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 10 और ई मंडियां बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जबकि 10 और का प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में 1000 नई ई मंडियां विकसित करने की घोषणा की है। प्रत्येक ई मंडियों के लिए केंद्र सरकार 45 लाख की राशि देगी। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंधक निदेशक नरेश ठाकुर ने कहा है कि केंद्र बजट के बाद 10 और ई मंडियों का प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे। 10 के प्रस्ताव पहले ही भेज चुके हैं। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरों में भी जल जीवन मिशन चलाया जाएगा। इससे शहरों में पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल के तहत कुल 11.50 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 15 अगस्त तक
17,50,000 नल लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। नए वित्तीय वर्ष के लिए जल जीवन मिशन के लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इस बार बजट में देश के शहरों को भी मिशन से जोड़ा गया है। कई साल पुरानी शहर पेयजल योजना के पाइप बदले जाएंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन में शहरों को जोड़ने का प्रदेश को लाभ होने की बात कही गई है। केंद्रीय आम बजट में देश के 602 जिले में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश की जनता में भी ये अस्पताल खुलने की आस जग गई है। हिमाचल पहाड़ी राज्य है, बढ़ते हादसों के चलते प्रदेश को भी क्रिटिकल केयर अस्पताल मिल सकता है। हिमाचल सरकार ने नेशनल हाईवे के किनारे क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाने का मामला केंद्र सरकार से भी उठाया था। हिमाचल में स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्रीय बजट हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों और बागवानों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। अब सूबे में 20 और ई मंडियां विकसित की जाएंगी। इससे ई मंडियों का बुनियादी ढांचा जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा। तैयार फसलों को देश में ऑनलाइन बेचने की सुविधा मिल सकेगी। इससे किसानों को प्रदेश में कुल 63 मंडियां फिलहाल है। वर्तमान में कुल 19 ई मंडियों का किसान लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 10 और ई मंडियां बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जबकि 10 और का प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में 1000 नई ई मंडियां विकसित करने की घोषणा की है। प्रत्येक ई मंडियों के लिए केंद्र सरकार 45 लाख की राशि देगा। और हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंधक नरेश ठाकुर ने कहा है कि केंद्र बजट के बाद 10 और ई मंडियों का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। 10 के प्रस्ताव पहले भी भेजे जा चुके हैं, जिसके बाद 10 और का जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भेजा जाना है। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहर में भी जल जीवन मिशन चलाया जाएगा। इससे शहरों में पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में नल के तहत कुल 11,50,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 15 अगस्त तक 17,50,000 नल लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। और बजट के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र बजट में हिमाचल की उपेक्षा की गई है। केंद्र सरकार हिमाचल के साथ अन्याय कर रही है। बजट उन राज्यों को देखकर बनाया गया है जहां इस साल चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी प्रदेश से संबंध रखते हैं। ऐसे में प्रदेश के लिए कोई नई योजना न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले बजट में प्रदेश में रेल और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की जो बात कही गई थी, उनका इस बजट में उल्लेख नहीं है। साथ ही कहा कि प्रदेश दिनों दिन कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है। कोरोना की वजह से प्रदेश में पर्यटन के साथ सूक्ष्म लघु उद्योग पर विपरीत असर पड़ रहा है। सरकार ने इसके विकास के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। प्रदेश सरकार केंद्र से कोई आर्थिक मदद नहीं ले पाई। उन्होंने उम्मीद की थी कि केंद्र सरकार प्रदेश के किसानों बागवानों को प्रोत्साहित करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राठौर ने कहा कि ये महज आंकड़ों का मायाजाल बुनकर अपनी नाकामियां छुपाने का असफल प्रयास किया गया है। इस बजट से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। बजट में आम लोगों को भी कोई राहत नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र बजट पूरी तरह दिशाहीन है और बजट में किसान बागवानों और छोटे उद्योग के विकास के लिए कोई भी योजना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का डबल इंजन का दावा पूरी तरह से झूठा है। केंद्र की बीजेपी सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है। बता दें कि बजट के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र बजट में हिमाचल की उपेक्षा की गई है। केंद्र सरकार हिमाचल के साथ अन्याय कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। बजट उन राज्यों को देखकर बनाया गया है जहां इस साल चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी प्रदेश से संबंध रखते हैं। बावजूद इसके इस प्रकार का रवैया जो है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में प्रदेश के लिए कोई नई योजना ना दे पाना ये भी काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले बजट में प्रदेश में रेल और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की जो बात कही गई थी, उनका इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि प्रदेश दिनों दिन कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है। कोरोना की वजह से प्रदेश में पर्यटन के जो साथ सूक्ष्म लघु उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है। सरकार ने इसके विकास के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया।
प्रदेश सरकार केंद्र को कोई आर्थिक मदद नहीं ले पा रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि केंद्र सरकार प्रदेश के किसानों, बागवानों को प्रोत्साहित करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राठौड़ ने आगे कहा कि ये महज आंकड़ों का माया जाल बुनकर अपनी नाकामियों को छुपाने का असफल प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। मंडी और हमीरपुर को जीतने के बाद बीजेपी 3 और जिला परिषदों पर कब्जा कर लिया है और कांगड़ा जीत में बीजेपी समर्थित रमेश बड़ार को अध्यक्ष, स्नेहा परमार को उपाध्यक्ष, सोलन में रमेश ठाकुर को निर्विरोध अध्यक्ष, कमलेश्वर पवार को उपाध्यक्ष और ऊना में नीलम कुमारी को अध्यक्ष और कृष्णपाल को उपाध्यक्ष चुना गया है। 5 पंचायत समितियां भी सत्ताधारी पार्टी की झोली में गई है और सिरमौर की सबसे बड़ी पावंटा साहिब पंचायत समिति पर कब्जे को बीजेपी ने बरकरार रखा है। यहां अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के हितेंद्र कुमार को 27, कांग्रेस के अनिल को 11 मत मिले, जबकि 2 मत रद्द हो गए। उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के सुनील कुमार को 30 और कांग्रेस के कृष्णलाल को 9 मत मिले हैं। ऊना के बंगाणा में देवराज धुंधला अध्यक्ष और जमीत सिंह रायपुर उपाध्यक्ष, सोलन के नालागढ़ में बलविंदर कौर को अध्यक्ष और प्रेमचंद उपाध्यक्ष और मंडी जिले के करसोग में भास्कर नंद अध्यक्ष और रतन सिंह राणा उपाध्यक्ष, सुरेंद्र नगर में राजकुमार अध्यक्ष और वीरेंद्र उपाध्यक्ष चुने गए हैं। सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बीजेपी समर्थित हैं। पंचायत समिति द्रंग में बीजेपी समर्थित शीला बली अध्यक्ष, जबकि कांग्रेस के कृष्ण भोज को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंबा जिला परिषद के लिए मंगलवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और शिमला, बिलासपुर और कुल्लू जिले में 4 फरवरी, सिरमौर में जिले में 6 फरवरी और किन्नौर में 8 फरवरी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। मंडी और हमीरपुर को जीतने के बाद बीजेपी 3 और जिला परिषदों पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि कांगड़ा जीत में बीजेपी समर्थित रमेश बड़वा को अध्यक्ष, स्नेहा परमार को उपाध्यक्ष, सोलन में रमेश ठाकुर को निर्विरोध अध्यक्ष और कमलेश पवार को उपाध्यक्ष और ऊना में नीलम कुमारी को अध्यक्ष, कृष्णपाल को उपाध्यक्ष चुना गया है। 5 पंचायत समितियां भी सत्ताधारी पार्टी की झोली में गई है। सिरमौर में सबसे बड़ी पावंटा साहिब पंचायत समिति पर कब्जे को बीजेपी ने बरकरार रखा है। यहां अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के हितेंद्र कुमार को 27 और कांग्रेस के अनिल को 11 मत मिले, जबकि 2 मत रद्द हो गए। उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के सुनील कुमार को 30 और कांग्रेस के कृष्णलाल को 9 मत मिले हैं। ऊना के बंगाणा में देवराज धुंधला अध्यक्ष और जमीत सिंह रायपुर उपाध्यक्ष, सोलन के नालागढ़ में बलविंदर कौर अध्यक्ष और प्रेमचंद उपाध्यक्ष चुने गए हैं। बात करें अगर मंडी की, तो मंडी जिले के करसोग में भास्कर नंद अध्यक्ष और रतन सिंह राणा उपाध्यक्ष चुने गए हैं। सुंदरनगर में राजकुमार अध्यक्ष चुने गए और वीरेंद्र उपाध्यक्ष चुने गए हैं। सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बीजेपी समर्थित है। पंचायत समिति द्रंग में बीजेपी समर्थित शीला बली अध्यक्ष, जबकि कांग्रेस के कृष्ण भोज को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंबा जिला परिषद के लिए मंगलवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना और शिमला, बिलासपुर और कुल्लू जिले में 4 फरवरी, सिरमौर जिले में 6 फरवरी और किन्नौर में 8 फरवरी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। और अप्रैल में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 45 मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। इन मूल्यांकन केंद्रों में नियमित और राज्य मुक्त विद्यालय से संबंधित उत्तर पुस्तिका का वितरण और प्राप्ति की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इनके लिए विभिन्न विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के लिए बोर्ड की ओर से निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदेश के सभी स्कूलों से परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बोर्ड के नियम अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए सरकारी स्कूलों के नियुक्ति नियमित अध्यापक को संबंधित विषय को पढ़ाने का काम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं
उपरीक्षक के लिए सरकारी स्कूल के नियमित पैरा अध्यापक और अनुबंधक के आधार पर नियुक्त अध्यापक को संबंधित विषय को पढ़ाने का अनुभव कम से कम 3 साल का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्कूल में नियुक्त पीटीए या फिर एसएमएस शिक्षा के बोर्ड के संबंधित प्राप्त शिक्षण संस्थानों में लगातार कार्यरत अध्यापक और प्राध्यापक को पढ़ाने का कम से कम 4 साल का अनुभव रखना होना चाहिए और ऐसे में 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो अनिवार्य है। अप्रैल में होने वाले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 45 मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। इन मूल्यांकन केंद्रों में नियमित और राज्य मुक्त विद्यालय से संबंधित उत्तर पुस्तिका का वितरण और प्राप्ति की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इनके लिए विभिन्न विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के लिए कई चीजें की जाएंगी और निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदेश के सभी स्कूलों से परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और बता दें कि नियमानुसार मुख्य परीक्षा के लिए सरकारी स्कूल के नियुक्त नियमित अध्यापक को संबंधित विषय पढ़ाने का कम से कम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। वहीं उपरीक्षक के लिए सरकारी स्कूल के पढ़ाने के लिए अध्यापक और अनुबंध के आधार पर नियुक्त अध्यापक को संबंधित विषय को पढ़ाने का अनुभव कम से कम 3 साल का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्कूल में नियुक्त पीटी या फिर एसएमएस शिक्षक और बोर्ड से संबंधित शिक्षण संस्थानों में लगातार कार्यरत अध्यापक और प्राध्यापक जो कि संबंधित विषय को पढ़ाने का कम से कम 4 साल का अनुभव रखते हो और स्नातक स्तर तक स्वयं पढ़ाना जरूरी हो, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है। बता दें कि अप्रैल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं, जिनको लेकर 45 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इन मूल्यांकन केंद्रों में नियमित और राज्य मुक्त विद्यालय से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण और प्राप्ति की जाएगी। यानी कि 45 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं, जिसको लेकर ये कहा गया है कि विद्यालय से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जाएगा और प्राप्ति भी की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया है कि इसके लिए विभिन्न विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के कार्य के लिए सभी निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदेश के सभी स्कूल से परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं। छात्रों से जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो मांगे गए हैं, क्योंकि परीक्षाएं हैं, इसको लेकर 45 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं और जो स्कूल के प्रबंधक है उनके द्वारा साफ कहा गया है कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो छात्रों द्वारा जमा कराया जाएगा, जिसके बाद ही छात्रों को जो विषय है उससे संबंधित पुस्तकें जो है पुस्तक है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। और आपको ये भी बता दें कि नियमानुसार मुख्य परीक्षा के लिए सरकारी स्कूल के नियुक्त नियमित अध्यापकों को संबंधित विषय पढ़ाने का कम से कम 10 साल का अनुभव मांगा गया है। वहीं उपरीक्षक के लिए सरकारी स्कूल के नियमों के अनुसार अध्यापक और अनुबंधन के आधार पर नियुक्त अध्यापक को संबंधित विषय को पढ़ाने के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की एक खबर जहां पर ठंड पड़ रही है, आपको बता दें कि अब मंगलवार से मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा। 5 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मंगलवार को मैदानी जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। शेष जिलों में मंगलवार से ही बारिश और बर्फबारी के आसार है और मैदानों में 3 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा। मैदानी क्षेत्रों में 3 और 4 फरवरी को अंधड़ चलेंगी और बिजली गरजने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 6 और 7 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से ठंड में कुछ राहत मिलेगी। कुल्लू और लाहौल स्पीति में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इससे लाहौल में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। अटल टनल एरिया से लाहौल स्पीति के सिसु तल हिमस्खलन का अंदेशा जताया जा रहा है। इसे देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पहाड़ों की तरफ न जाने की हिदायत दी गई है। कुल्लू और लाहौल स्पीति पुलिस ने भी इस संबंध में सूचना जारी की है। सूचना को पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है।
एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा है कि सांसे ने अटल टनल रोहतांग के एरिया से लेकर लाहौल के सिसु तक हिमस्खलन की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं अब मंगलवार से मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा। 5 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को मैदानी जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। शेष जिलों में मंगलवार से ही बारिश और बर्फबारी के आसार है। और बता दें कि मैदानों में 3 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा। मैदानी क्षेत्र में 3 और 4 फरवरी को अंधड़ चलेगी और बिजली गरजने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 6 और 7 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से जो तापमान है ठंड का, उसमें कहीं न कहीं कटौती हुई है, गिरावट आई है। और कुल्लू और लाहौल स्पीति में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे लाहौल में हिमस्खलन का भी खतरा बना हुआ है। अटल टनल एरिया से लाहौल स्पीति के सिसुतल हिमस्खलन का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर भी पूरी जानकारी जो है वो शेयर कर दी गई है, ताकि जो पर्यटक हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।